बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं 5 क्लास आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। कल हम लोगों ने अपने साइंस के यूनिट नंबर 2 की पहली लेक्चर को ओके 5 क्लास। तो हम लोगों ने अपना लेक्चर जो है वो कल पेज नंबर 18 पर एंड किया था। तो आज हम अपना लेक्चर पेज नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपनी बुक्स रेडी करके बैठें, सब लोग अपने पास पेंसिल लेकर बैठें और यहाँ पर क्लास वर्क और डेट मेंशन कर लें। जैसे हमने पहले किया था, क्लास वर्क के आगे आप कोई नंबर नहीं डालेंगे, लेकिन डेट आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, सब लोगों ने कर ली होगी उम्मीद है। वीडियो पॉज करें अगर नहीं की और फिर जाकर अपनी बुक्स ले आएँ, पेंसिल ले आएँ और पहले ये वाला काम करें। ओके, तो कल बेटा हम लोगों ने कहाँ तक काम ख़त्म किया था? कल बेटा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग तक किया था। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन बर्ड से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेटा बात कर रहे थे कि कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो बच्चे देते हैं। अभी तक हम जिन जानवरों के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ये सारे जानवर वही हैं जो अंडे देते हैं। और बर्ड्स जो हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को पहले से पता होगा कि ये भी अंडे देते हैं। तो आज हमने रिप्रोडक्शन इन बर्ड से स्टार्ट करना है। Most birds build nest in which a female lays 2 or 4 eggs. Each egg has a hard outer shell. ज़्यादातर परिंदे मोस्ट बर्ड अपने नेस्ट बनाते हैं। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। अपने नेस्ट बनाते हैं इन विच फीमेल लेज 2 to 4 एग्स, यानी इनके उस एक घोंसले के अंदर कितने अंडे होते हैं? 2 या 4। यानी एक टाइम में एक फीमेल बर्ड जो है वो 2 से 4 अंडे देती है। ईच एग हैज़ अ हार्ड आउटर शेल। हर अंडे के इर्द गिर्द एक सख्त कवर होता है, आउटर शेल होता है, जिसने अंडे को प्रोटेक्ट करना होता है, जो वाइट कलर का आपको अमूमन नज़र आता है। द फीमेल सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। अब बेटा बाकी हमने जितना भी पढ़ा था उनमें सिर्फ हमने फ़िशेज़ में पढ़ा था कि जो स्टिकल बैक फ़िशेज़ होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं, नेस्ट बनाकर उसमें अपने अंडे रखती हैं और अपने बच्चों की 1 महीने तक हिफाजत करती हैं। वरना जितने भी आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं जानवर, वो सारे के सारे अपने जो अंडे होते हैं उनको पानी में देकर छोड़ देते हैं। लेकिन बर्ड्स जो होती हैं इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ये अपना नेस्ट भी बनाते हैं। नेस्ट बनाने के बाद उसमें अंडे भी देते हैं और ना सिर्फ अंडे देते हैं बल्कि उस अंडे के ऊपर जो फीमेल बर्ड होती है वो बैठती है, यानी उन अंडों के ऊपर वो बैठ जाती है ताकि वो अंडे जो हैं उनको गर्मी मिलती रहे, वो गर्म रहें। उसके बाद आफ्टर 2 और 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्तों के बाद, द एग्स हैच एंड बेबी चिक्स इमर्ज। यानी परिंदे के अंडे देने के बाद तकरीबन 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो आपके पास अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं और उनके अंदर से छोटे छोटे बेबी चिक्स यानी चूज़े जो हैं वो बाहर निकलते हैं। दे आर कवर्ड विद स्मॉल feathers एंड देयर eyelids आर क्लोज्ड। अब परिंदों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनके जिस्म के ऊपर बेटा बाल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये जो आपको चूज़े मिलते हैं या आम आपको नज़र आते हैं, ये पैदा होने के उनके तकरीबन 1 वीक या 2 वीक के बाद की होती है। लेकिन जब वो ताज़ा ताज़ा बेटा अंडे में से निकलते हैं या पैदा होते हैं तो तब उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं और उनकी आईलिड्स जो हैं वो क्लोज होती हैं, यानी उनकी जो आँखें होती हैं वो बिल्कुल बंद होती हैं। बोथ पेरेंट्स फीड एंड लुक आफ्टर द बेबी बर्ड्स टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई एंड फाइंड देयर ओन फूड। तब तक, जब तक कि बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए कि ना सिर्फ उड़ सके बल्कि अपने लिए फूड भी ढूंढ सके, तब तक जो दोनों पेरेंट्स होते हैं यानी फीमेल एंड मेल वो मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और उनको फीड करवाते हैं। In some birds, such as a chicken, the chicks can run about and find food soon after hatching, but they stay close to their mother for some time. अब मुर्गी के केस में, जैसे कि आप लोगों ने मुर्गियाँ तो सब ने देखी होंगी, मुर्गी के केस में बेटा आपको कह रहे हैं कि जब चिकन्स जो हैं यानी चूज़े जो हैं वो अंडों में से बाहर निकलते हैं तो वो अपने अंडों में से बाहर निकलने के थोड़े अरसे बाद ही भागना शुरू कर देती हैं, यानी वो चल फिर सकते हैं, उनकी आंखें बंद नहीं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो चल फिर सकते हैं और वो देख सकते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी मदर के क्लोज़ रहते हैं क्योंकि बेटा अभी भी वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और अपनी खुराक खुद नहीं ढूंढ सकते, तो वो अपनी मदर के इर्द गिर्द रहते हैं। उनकी मदर उनके लिए खुराक ढूंढती है और उनको खुराक देती है और उनको बड़ा होने में मदद करती है। तो ये चिकन्स का जो यानी जो आपके पास हैंस हैं या चिक्स जो हैं, इनका केस बाकी बर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पेरेंटल केयर नहीं चाहिए या उनको अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं चाहिए होती है। उनको भी अपने पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, वो उनको फीड भी कराते हैं और उनको बड़ा होने में मदद भी देते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिप्रोडक्शन इन मैमल्स। अब बेटा मैमल्स का जो वर्ड है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैमल्स होते क्या हैं। वो तमाम जिंदा जानदार जिनके कान होते हैं, जिनकी बॉडी पर बाल होते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स में बेटा ज़्यादातर आपके पास वर्टिब्रेट्स आते हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स इसमें आ जाते हैं। अब जैसे देखें इस पिक्चर में आपको काऊ नज़र आ रही है, इस काऊ के जिस्म के ऊपर बाल आपको नज़र आ रहे होंगे,
साथ ही साथ इसके पॉइंटिंग एयर्स जो हैं ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये देखें इसके कान हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं मिल्क पर, यानी दूध पर अपने बच्चों को फीड कराते हैं। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखनी है। इन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमें जितने भी जानवर नज़र आते हैं वो तकरीबन मैमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, गॉट है, शीप है, और उसके अलावा आप ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, यानी ये जो हम इंसान हैं, हम भी बेटा मैमल्स में ही आते हैं। तो अब हम ये जो रिप्रोडक्शन इन मैमल्स पढ़ रहे हैं, ये असल में हम सारे के सारे जानवर जो मैंने अभी आपको बताए हैं उन सब के अंदर और हमारे अपने अंदर भी पढ़ रहे हैं। इन ह्यूमन्स एंड अदर मैमल्स द फीमेल गिव्स बर्थ टू बेबीज़। मैमल्स के अंदर जो फीमेल होती है वो बेबीज़ को बर्थ करती है, यानी बेबीज़ को पैदा करती है। एज सून एज द बेबी इज़ बोर्न, जितनी जल्दी बच्चा पैदा होता है, इट बिगिनस टू फीड ऑन इट्स मदर्स मिल्क। तो वो अपने मदर जो उनको मिल्क देती है उसके ऊपर फीड करना शुरू करते हैं। बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबी, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, यानी फीमेल भी और मेल भी। When the young animal are strong enough to find their own food, they leave their parent, except in the case of humans who do not leave their parents until they are adult. अब अगर आप जानवरों की बात करें तो जानवरों के केस में जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद चल फिर सके और अपने लिए खुराक ढूंढ सके, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है या उसके पेरेंट्स जो हैं उसका छोड़ देते हैं। लेकिन इंसानों के केस में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैमल्स जो हैं उनमें ह्यूमंस भी आते हैं, तो इंसानों के केस में ऐसा नहीं होता। इंसानों के केस में बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, चाहे वो अडल्ट भी हो जाएं, यानी बहुत बड़े भी हो जाएं, फिर भी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। लेकिन जानवरों के केस में जब अब ये बच्चा आप देख रहे होंगे कि अपनी मदर की मिल्क पर फीड कर रहा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये ग्रास पे फीड करना शुरू कर देगा और तब ये अपने पेरेंट्स जो हैं उनके साथ उनसे अलग हो जाएगा, ये उनसे अलग रहना शुरू करेगा। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 20, और इसका पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखिए बच्चा, अभी तक जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उन तमाम लेक्चर्स में हमने जानवरों की बात की थी, जैसे इंसेक्ट्स की बात की, हमने हैन की बात की, फ़िश की बात की, बटरफ्लाई की, फ्रॉग की और मैमल्स की। तो ये सारे के सारे बेटा आपके पास जानवर थे, ठीक है। और इनके अंदर 2 तरह से रिप्रोडक्शन हो रही थी, अंडों के ज़रिए से, यानी जो पेरेंट्स थे वो अंडे देते थे, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चे पैदा करते थे। मैमल्स जो थे वो आपके पास इकलौते ऐसे थे जो बच्चों को पैदा करते थे। लेकिन बर्ड्स आपके पास फिशेस, फ्रॉग्स और बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स, ये सारे वो जानदार थे जो कि अंडे देते थे। तो जानवरों का टॉपिक तो बेटा कंप्लीट हो गया, लेकिन इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा जानदारों में रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स जो हैं बेटा ये भी तो जिंदा जानदार होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा तरीका होता होगा जिसके ज़रिए से प्लांट्स भी अपने जैसे न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकें। तो अब हमने इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि आखिर प्लांट्स अपने जैसे न्यू प्लांट्स कैसे पैदा करते हैं। अब बेटा प्लांट्स की अगर आप लोग बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, यानी पौधे भी जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कैसे होते हैं? एक आपके पास टाइप ऐसी होती है जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं लेकिन उनके ऊपर फ्रूट्स नहीं होते, वो सिर्फ फ्लावर्स ही बना सकते हैं, फ्रूट्स नहीं बनाते। जैसे आपके पास गुलाब का पौधा है, ये जो रोज़ बुश होती है, गुलाब का पौधा जो होता है, इसके ऊपर बेटा हमेशा सिर्फ गुलाब के फूल लगते हैं। क्या आपने कभी गुलाब के पौधे पर फल लगते देखे हैं? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर लग ही नहीं सकते। तो बेटा इस वजह से प्लांट्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक वो जिनके ऊपर सिर्फ फूल लगते हैं, फल नहीं लगते, और एक वो जिनके ऊपर फल भी लगते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करनी है, उन प्लांट्स की जिनके ऊपर फूल लगते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स विच प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं और ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर तो लगते हैं लेकिन उनके फ्रूट्स नहीं होते। जैसे कि आपके पास रोज़ का जो मैंने आपको बताया है वो एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर्स तो हैं लेकिन उसके फ्रूट्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप मैंगो प्लांट की बात करें तो उसके ऊपर फ्लावर्स भी लगते हैं और वही फ्लावर्स बाद में आपके पास मैंगो में कन्वर्ट हो जाते हैं या फ्रूट बना देते हैं। तो इस डिफरेंस को याद रखना है आप लोगों ने। अब बेटा आपको कह रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स पैदा करते हैं, इन फ्लावर्स से आपके पास फ्रूट्स भी बनते हैं और सीड्स भी। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, ये जो सीड्स बनते हैं, ये जो बीज बनते हैं, इनसे ही आपके पास नए प्लांट्स जो हैं वो बनते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर तकरीबन हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब बेटा हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है कि फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब यहाँ पर बेटा ये जो डायग्राम बनी हुई है, सब लोगों ने इसके ऊपर गौर करना है। ये एक फ्लावर की डायग्राम बनी हुई है। आप इस तरह से समझ लें कि आपके पास एक फ्लावर है और उसको आपने दरमियान में से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो ये एक हिस्से की शेप आपको दिखाई जा रही है। अब फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर मतलब साख्त।
अ फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट मेक फ्रूट्स एंड सीड्स। एक फ्लावर आपके पास प्लांट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो फ्रूट और सीड्स बनाता है, यानी फल भी बनाता है और बीज भी बनाता है। अ फ्लावर ग्रोज ऑन अ स्टेम कॉल्ड अ स्टॉक। फ्लावर जो है वो एक स्टेम के ऊपर बनता है, उस स्टेम को हम स्टॉक कहते हैं, यानी छोटी सी जो इसकी डंडी होती है इसको हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट बिट आपको कह रहे हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टू फ्लावर स्टॉक। फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे इसी स्टॉक के साथ जुड़े होते हैं। अब देखिए ये आपके पास स्टॉक है और इस स्टॉक के साथ ये वाला पोर्शन पहले जुड़ा हुआ है और फिर ये वाला सारा पोर्शन इसी स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि पहला पोर्शन वो वाला स्टेम जिसके ऊपर फ्लावर लगता है उस स्टेम को हम स्टॉक कहते हैं, और आगे फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे इसी स्टेम के साथ जुड़े हुए होंगे। दे अरेंज ऑन अ स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स कॉल्ड व्हर्ल्स। अब ये इस स्टॉक के ऊपर रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इन रिंग्स को हम लोग व्हर्ल्स कहते हैं। अब बेटा अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो आपको सबसे पहले ये ग्रीन कलर की पत्तियां नज़र आ रही होंगी। इन ग्रीन पत्तियों को बेटा हम लोग कहते हैं सेपल्स। अब ये जो सेपल्स हैं ये हमारे पास पहला रिंग या पहला वर्ल होता है, पहला छल्ला। वर्ल्स को बेटा छल्ला भी बोलते हैं, छल्ले भी बोलते हैं, यानी सर्कल्स आप कह लें। तो पहला सर्कल हमारे पास इन सेपल्स का आता है। इन सेपल्स के बाद हमारे पास दूसरा सर्कल आता है इन पेटल्स का। सेपल्स आपके पास हमेशा ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन पेटल्स जो होती हैं इनके कलर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। रेड, ग्रीन तो नहीं सॉरी, ऑरेंज कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है। यानी ये जो पेटल्स होती हैं इनका कलर तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेपल्स हमेशा ग्रीन होती हैं। सेपल्स, फिर पेटल्स। पेटल्स के बाद आपके पास बेटा ये जो दो आपको डंडियाँ से नज़र आ रही हैं ये आती हैं। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, या ये वाला वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पर मेल आपके पास गैमेट्स होते हैं। और उसके बाद आपके पास ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको हम फीमेल पोर्शन कहते हैं फ्लावर का, और ये आपके पास सबसे लास्ट वाला वर्ल होता है। तो इस बात को सबने याद रखना है। द आउटर मोस्ट वर्ल, सबसे बाहर वाला छल्ला, इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। ये छोटे छोटे स्मॉल ग्रीन लीव्स का बना होता है जिनको सेपल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे बाहर वाला छल्ला इन छोटी छोटी सेपल्स का बना हुआ होगा। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। ये सेपल्स जो हैं ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, उसकी हिफाजत करती हैं जब वो ओपन होने वाला होता है। सब लोगों ने गुलाब की कली तो देखी हुई होगी ना, कि जब गुलाब के पौधे के ऊपर कलियाँ लगती हैं, तो बेटा आपने देखा होगा कि जब कली बनती है तो वो ग्रीन कलर की होती है, और उस ग्रीन कलर की कली के अंदर से बाद में गुलाब का फूल जो है वो निकलता है। तो बेटा ये जो ग्रीन कलर की कली होती है ये असल में यही सेपल्स होती हैं। नेक्स्ट बेटा आपको कह रहे हैं द सेकेंड वर्ल इज मेड अप ऑफ टाइटली कलर्ड लीव्स, ब्राइटली कलर्ड लीव्स कॉल्ड पेटल्स। अब आपके पास सेकंड छल्ला जो है, ये सेकंड वर्ल जो है वो आपके पास ब्राइट का मतलब होता है बेटा बहुत अच्छे लगने वाले या दूर से नज़र आने वाले। तो ब्राइट कलर के लीव्स की बनी हुई होती है, इन लीव्स को हम लोग पेटल्स कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। Flowers have a scent and a sweet juice called nectar, which is made in tiny glands called nectaries, फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटल्स। अब फ्लावर के अंदर ख़ास किस्म की खुशबू होती है, जैसे कि आपको फ्लावर जो रोज़ होता है उसके अंदर से आती है, गुलाब के फूल से आती है। एंड स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर, और इसके अंदर मीठे जूस भी बनता है जिसको नेक्टर कहते हैं। इस जूस को बेटा इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हैं और इसी से अपनी फूड बनाते हैं। ख़ास तौर पर जो शहद की मक्खियाँ हैं वो इसी नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और इसी को हनी में कन्वर्ट करती हैं या शहद में कन्वर्ट करती हैं। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर बनती हैं? छोटे छोटे ग्लैंड्स में बनती हैं जिनको हम नेक्ट्रीज बोलते हैं। ये नेक्ट्रीज बेस्ड ऑफ द पेटल्स, यानी ये जो आपके पास बेस है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट बिट आपको कह रहे हैं द थर्ड वॉल इज मेड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कि जो तीसरा छल्ला है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन्स, ये स्टेमन्स का बना हुआ होता है। ईच स्टेमन हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड अ फिलामेंट, हर स्टेमन की एक स्टॉक होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। एट द टिप ऑफ द फिलामेंट देयर इज़ एन एंथर, और जो आपके पास टिप होती है उस पर एंथर होते हैं। which contains yellow powder called pollen grains. Each pollen grain contains male cells. होता क्या है कि ये बेटा आपके पास इस शेप को अब आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। ये वाली जो आपको शेप नज़र आ रही है सारी, तो ये देखें सबसे पहले ये वाला जो लंबा डंडे की तरह या ट्यूब की तरह का पोर्शन है इसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के ऊपर ये देखें यहाँ पर ये आपके पास एंथर है, ये जो आपको दो ग्लैंड से नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये साथ मेंशन भी किया हुआ है, ये एंथर हैं। और इन एंथर्स के अंदर बेटा पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि असल में फ्लावर का मेल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देर इज़ कार्पल, फ्लावर के सेंटर में कार्पल होती है। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द कार्पल हैज़ अ स्टिकी टिप कॉल्ड द स्टिग्मा, अ थिन नेक कॉल्ड द स्टाइल, एंड अ लोअर पार्ट कॉल्ड द ओवरी।
सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जो फ्लावर का सेंटर पार्ट है इसको हम कार्पल कहते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। इसकी जो बेटा आपके पास सबसे पहले कार्पल हैज़ अ स्टिकी टिप, ये जो इसकी टिप है ये स्टिकी होती है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाली, तो इसकी जो टिप है वो आपके पास स्टिकी होती है। फिर आपके पास ये वाला नेक वाला पोर्शन आता है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के बाद आपके पास ये जो लोअर पोर्शन है गोल गोल सा, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच कंटेन द फीमेल सेल्स। और इस ओवरी के अंदर आपके पास ये जो छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के दाने से नज़र आ रहे होते हैं, ये इन दानों को हम ओव्यूल्स कहते हैं, जो कि असल में फीमेल सेल्स होते हैं। आज की रीडिंग बेटा हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सब लोग यहाँ पर निशान लगा लें और सब लोगों ने इस रीडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको याद करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसकी एक वीडियो बनाकर मुझे ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले किस किस ने ये काम किया है और किस किस ने नहीं। ओके बच्चों, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है नेबर्स के बारे में। बेटा अगर आप लोग अच्छे नेबर्स हैं तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग आपसे खुश रहते हैं और आपको दुआएं देते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि ना तो आप अपने साथ वाले हमसायों के साथ लड़ा करें, ना ही उनके बच्चों के साथ लड़ाइयाँ किया करें, और घर में रहा करें ताकि आप लोग सेफ़ रहें। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिए।